तो कल अपनों ने संक्रमण तत्वों की परमाणुिक ऊर्जा, आयनिक ऊर्जा, गलनांक गलनांक इनके बारे में पढ़ा था तथा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी तथा ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। दोनों ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस ध्यान जरूरत है तो किस चीज की, ध्यान से सुनने की। तो आयनन एंथैल्पी के बारे में जब बात करते हैं तो अपने को सर्वप्रथम ये ध्यान होना चाहिए कि आयनन एंथैल्पी कहते क्या है, इसका मतलब क्या होता है। अपने को पता है कि कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु के लास्ट वाले ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दी जाती है, एनर्जी की मात्रा को किस में काउंट करते हैं, आयनन एंथैल्पी में काउंट करते हैं। कहने सिंपल वे से बोलूं तो किसी परमाणु के सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल से जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ज्यादा अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी की मात्रा क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी कहलाती है। जब संक्रमण तत्वों के आयनन एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं तो अपने को पता है कि जब इनका परमाणुीय आकार के बारे में अपनों ने अध्ययन किया था तो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक परमाणुीय आकार क्या होता जाता है, इनका लगातार कम होता जाता है। लगातार क्या होता जाता है, कम होता जाता है। कम होने का कारण बताया था कि इस स्थिति में क्या होता जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता है। जिस प्रभावी नाभिक के आवेश का मतलब नाभिक का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति से, अर्थात प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने से क्या हो जाएगा, आकार संकुचित हो जाएगा, आकार छोटा होने लगेगा। स्कैंडियम से एम तक क्या होगा, आकार छोटा होगा। अब अपने को पता है कि छोटे आकार पर नाभिक का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण ज्यादा होगा। उस ज्यादा आकर्षण से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए अपने कह सकते हैं ना कि स्कैंडियम से Mn तक कंटिन्यू क्या होता जाता है, आयनन एंथैल्पी के मान में बढ़ोतरी होती जाती है। क्यों होती जाती है, क्योंकि प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपने ने पढ़ा था Mn से लेकर निकल तक क्या होता है कि प्रभावी नाभिक के आवेश बल तो बढ़ता है, साथ में एक अन्य प्रभाव जिसे बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, वो भी क्या हो जाता है, कार्यरत हो जाता है। जो बढ़े हुए प्रभावी नाभिक के आवेश बल को क्या कर देता है, संतुलित कर देता है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, प्रभावी नाभिक के आवेश परिरक्षण प्रभाव से क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं रहेगा। अब इन आकर्षण से इलेक्ट्रॉन को अपने क्या कर सकते हैं, आसानी से मुक्त कर सकते हैं। जिस कारण हम कह सकते हैं कि स्कैंडियम से Mn तक आयनन एंथैल्पी के मान में लगातार वृद्धि होती जाती है, लेकिन मैग्नीज के पश्चात निकल तक इनके आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार स्कैंडियम से Mn तक प्रभावी नाभिक के आवेश बल बढ़ता है जिसके कारण आकार कम होता है, लेकिन मैग्नीज से निकल तक प्रभावी नाभिक के आवेश बल बढ़ने के साथ साथ परिरक्षण प्रभाव भी क्या हो जाता है, कार्यरत हो जाता है, जो एक दूसरे को संतुलित कर देता है, जिसके कारण इनका आकार स्थिर हो जाता है। उसी प्रकार से इनके आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। फिर निकल के पश्चात जिंक तक अपने को पता है कि परिरक्षण प्रभाव प्रभावी नाभिक के आवेश बल से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिससे आकार बढ़ने लगता है। और अपने को क्या चाहिए, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो अपने को पता है कि बढ़े हुए आकार में नाभिक का लास्ट वाले ऑर्बिटल पर आकर्षण क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण इनके आयनन एंथैल्पी का मान क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। स्कैंडियम से Mn तक लगातार आयनन एंथैल्पी के मान में बढ़ोतरी, Mn से निकल तक आयनन एंथैल्पी का मान स्थिर, फिर निकल से जिंक तक आयनन एंथैल्पी के मान में कमी। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपनों ने इनके परमाणुीय आकार के बारे में अध्ययन किया था कि स्कैंडियम से Mn तक आकार में कमी, क्यों, प्रभावी नाभिक के आवेश परिरक्षण प्रभाव से ज्यादा। Mn से निकल तक क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव प्रभावी नाभिक के आवेश बल को क्या कर देता है, संतुलित, जिसके कारण आकार स्थिर। फिर निकल से जिंक तक परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हाई प्रभावी नाभिक के आवेश बल से, जिसके कारण इनके आकार में बढ़ोतरी। ये सेम चीज आयनन एंथैल्पी से ही रिलेटेड है। आयनन एंथैल्पी में एनर्जी की मात्रा में काउंट कर लेंगे, उधर उसमें आकार में काउंट कर रहे थे। आयनन एंथैल्पी का मतलब भी बताया था कि स्टार्टिंग में कि बाह्यतम ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने से रिलेटेड होती है। जब छोटे आकार से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। अपने को पता है कि छोटे आकार में ज्यादा एनर्जी लगेगी। सिंपल सा वे अपने एक छोटी सी फैमिली होगी, तो छोटी सी फैमिली के अंदर सभी बच्चों पर क्या किया जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। अगर वो फैमिली बड़ी हो जाए तो बड़ी फैमिली पर क्या होता है, ध्यान रखा जाता है, नहीं रखा जाता। उसी प्रकार से छोटे आकार से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी।
बड़े आकार से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी। ठीक है, कहा जाता है कि जिंक कैडमियम मरकरी के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान उच्च क्यों होता है? जिंक कैडमियम मरकरी के प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान उच्च क्यों होता है? तो ये तीनों एलिमेंट ध्यान देखें कि कौन से वर्ग के निकल के आएंगे, 12वें वर्ग के निकल के आएंगे। 12वें वर्ग का मतलब इनका ऑर्बिटल क्या होगा, 3d10 होगा, 4s2 होगा। जिंक का क्या होगा, 3d10 होगा, 4s2 होगा। उसी प्रकार से कैडमियम का क्या होगा, 4d10 होगा, 5s2 होगा। फिर मरकरी का क्या होगा, 5d10 होगा, 6s2 होगा। ये तीनों ही तत्व के जो लास्ट वाला ऑर्बिटल होता है अपने चेक करेंगे, 4s, 5s, 6s, 3d, 4d, 5d, ये सभी क्या है, पूर्णतः स्थायी है। अब अपने को पता है कि स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी परमाणु क्या अपने स्थायित्व को खोना नहीं चाहता। कोई भी परमाणु अपने स्थायित्व को खोना नहीं चाहता, वो उसे बनाए रखने के लिए क्या करता है, कोशिश करेगा, जिसके कारण उस कोशिश से अपने को इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सिंपल सा रीजन इनको इतना से लिखना है कि जिंक कैडमियम Hg की प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, क्योंकि इसका कारण सिंपल सा है कि n-d10 और ns2 जो विन्यास होता है वो स्थायी होता है, और स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने को पता है कि ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आयनन एंथैल्पी का क्रम पूछेगा तो क्रम अपने सिंपल से बता देना, सबसे ज्यादा इसकी, उसके बाद में इन तीनों की इक्वल दिखा देंगे, फिर सबसे ज्यादा ये क्रम चलता जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएंगे लगभग, फिर इसकी ज्यादा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन आता है ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। पूर्ण का मतलब वो प्रत्येक परमाणु क्या करता है, अपना जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है वो उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम हो गई, नियोन हो गई, आर्गन हो गई, जिनोन हो गई, क्रिप्टोन हो गई, इनके समान बनाने की कोशिश करता है। अब इसके लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, कितने इलेक्ट्रॉनों को उसे त्यागने की आवश्यकता है, ये सारी जो संख्या होती है उसे किस में काउंट कर लेते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था में काउंट कर लेते हैं। अगर कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है उसे उत्कृष्ट गैस की तरह बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, +2। मतलब संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कि कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, बाह्यतम कोश को कैसा कोश बनाने के लिए, उत्कृष्ट कोश जैसा बनाने के लिए, कि संख्या क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। जब संकरण तत्वों के बारे में ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ते हैं तो इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण गुण इनका यही है कि ये कौन सी अवस्था दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अन्य सभी जब अपने एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, क्षारीय धातु क्षारीय धातु तथा क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय धातु हमेशा क्या करती है, अपने बाह्यतम ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्लस 1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, जबकि क्षारीय मृदा धातु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। लेकिन ये जो संक्रमण तत्व होते हैं ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, अर्थात किसी यौगिक में अगर ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है कोई एक तत्व, तो दूसरे यौगिक में +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। जैसे फेरस की बात कर लेते हैं, फेरस ऑक्साइड में ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 निकल के आती है, जबकि फेरिक ऑक्साइड के अंदर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 निकल के आती है, अर्थात +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा रहा है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा रहा है। मतलब फेरस एक अकेला जो तत्व है वो 2 टाइप की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है। लेकिन अपनों ने जब क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु के बारे में पढ़ा था तो वो एक ही कंडीशन पर +1 और +2 2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे थे, दोनों अपनी एक ऑक्सीकरण अवस्था लेके बैठे थे। लेकिन ये अलग बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्था लेके बैठा होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिर्फ सिंपल सा है कि इसके जो n-d कक्षक होता है, सॉरी उपकोष होता है, और ns उपकोष होता है, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, का अंतर क्या होता है, बहुत कम होता है। पहले तो सिंपल सा देखो कि
कोई भी, जैसे फेरस की बात करते हैं, फेरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d 6 4s 2, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ऑक्सीजन अवस्था क्या दर्शाना चाहिए, +2 दर्शाना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका बाह्यतम कोष कौन सा है, 4s वाला। 4s से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो कौन सी ऑक्सीजन अवस्था निकल के आती है, +2 निकल के आती है। लेकिन इसकी 4s की और 3d की दोनों की ऊर्जा में अंतर क्या है, बहुत कम है। अगर एक यौगिक में ये 4s वाला कक्षक भाग ले रहा है तो उसी के साथ ये 3d कक्षक भी क्या ले सकता है, भाग ले सकता है, जिसके कारण क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से यौगिक के साथ बंध बनाने में प्रयुक्त होंगे, जिसके कारण इनकी ऑक्सीजन अवस्था क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। दोनों की ऊर्जा में अंतर क्या है, कम है। ऊर्जा में अंतर कम है तो अपने को पता है कि अगर एक कक्षक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा भी उसके साथ इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा रखेगा, क्योंकि दोनों की ऊर्जा में अंतर ही नहीं है। अपने को पता है कि कोई एक व्यक्ति काम कर रहा है तो दूसरा भी जो सेम स्ट्रेंथ रखता हो वो काम करने को इच्छुक होगा या नहीं होगा। उसी प्रकार से जब दोनों कक्षक की ऊर्जा में अंतर ही बहुत कम है, अगर इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स किसी बंध में भाग ले रहे हैं तो उसके साथ साथ ये ऑर्बिटल भी क्या रखता है, उस यौगिक के साथ बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है, जिससे अधिक मात्रा में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे, जिससे इनकी ऑक्सीजन अवस्था क्या होती जाएगी, परिवर्तित होती जाएगी। सिंपल सा रीजन, दोनों की ऊर्जा में अंतर कम होने के कारण n-d कक्षक भी क्या करता है, यौगिक बनाने में भाग लेता है, यानी किसी बंध बनाने में भाग लेता है। बंध बनाने में भाग लेने के कारण इनकी क्या हो जाती है, ऑक्सीजन अवस्था परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। अब जब संकरण तत्वों की, अधिकांश तत्वों की न्यूनतम ऑक्सीजन अवस्था के बारे में बात करते हैं तो वो +2 निकल के आती है। +2 निकल के आने का सिंपल सा रीजन है, लास्ट वाला ऑर्बिटल हमेशा क्या करेगा, किसी बंध में भाग ही लेगा। लास्ट वाला ऑर्बिटल हमेशा किसी बंध में क्या लेगा, भाग ही लेगा, क्योंकि अपने को पता है कि बंध बनाने में कौन सा ऑर्बिटल भाग लेता है, लास्ट वाला ऑर्बिटल ही भाग लेता है। लेकिन इस संकरण तत्व की एक कंडीशन ये आ जाती है कि n-d कक्षक की ऊर्जा में अंतर कम है तो ये ऑर्बिटल भी क्या करने लग जाता है, बंध में भाग लेने लग जाता है। इसलिए अधिकांश तत्वों की ऑक्सीजन अवस्था क्या निकल के आती है, इनकी न्यूनतम ऑक्सीजन अवस्था +2 निकल के आती है। +2 निकल के आने का कारण ns2 कक्षकों के इलेक्ट्रॉन का क्या करना होना है, निष्कासन होना है। ठीक है। उसके बाद में अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था इनकी क्या हो सकती है, X+2 हो सकती है। संक्रमण तत्वों की अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था क्या हो सकती है, X+2 हो सकती है। X यहाँ पर क्या होता है, d कक्षक में एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। d ऑर्बिटल होता है जो संक्रमण तत्व है, उसके अंदर कितने एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या है का मान क्या होता है, X होता है। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे अपने ने फेरस ही लिया था, इसकी ऑक्सीजन अवस्था अधिकतम कितनी हो सकती है, 3d 6 4s 2 है, तो दो तो s 4s ऑर्बिटल की होगी और एक किसकी होगी, 3d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, सॉरी 4 होगा। एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसके अंदर, 1 2 3 4 निकल गया। हाँ, तो जब फेरस की अपनी ऑक्सीजन अवस्था देख रहे थे कि फेरस की अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था क्या हो सकती है और न्यूनतम ऑक्सीजन अवस्था क्या हो सकती है। अपने को पता है कि फेरस है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d 6 4s 2 होता है। अब न्यूनतम ऑक्सीजन अवस्था तो ये 4s से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के +2 बनाएगा। अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था के लिए क्या आता है कि X+2 होना चाहिए अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था। X यहाँ पर क्या है, d ऑर्बिटल में एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका जब d ऑर्बिटल देखते हैं, अपने 3d ऑर्बिटल देखते हैं तो अपने चेक करते हैं कि एकमित इलेक्ट्रॉन है कितने, 1 2 3 4 5 6। तो 3d कक्षक में एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4, मतलब 4 निकल के आती है। 2 + 4 मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन अवस्था इसकी कितनी हो सकती है, +6 हो सकती है, और मिनिमम ऑक्सीजन अवस्था इसकी कितनी हो सकती है, +2 हो सकती है। इसके मध्य की सारी ऑक्सीजन अवस्था जैसे +3 होगी, +4 होगी, +5 होगी, ये भी वो क्या करेगा, दर्शाएगा, जो मैंने यहाँ पर शो ऑफ कर रखी है कि
फेरस सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था +2 दर्शा सकता है और मैक्सिमम करंट ऑक्सीजन अवस्था कितने दर्शा सकता है, +6 दर्शा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपसे पूछ ले कि 3D श्रेणी का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने वाला एलिमेंट्स कौन सा है, तो आप काउंट करना है सिर्फ कि डी ऑर्बिटल में एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है, प्लस में फोरस कक्षा में इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने को पता है किसमें निकल के आएगी उस स्थिति में, लेकिन मैग्नीज के फोरस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फोरस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में 5 एकमित इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, मैग्नीज में होंगे। इसलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था कौन दर्शाएगा, मैग्नीज दर्शाएगा 3D श्रेणी के अंदर। ठीक है, स्कैंडियम का पूछा जाता है। अब एक चीज देखो, स्कैंडियम हो गया, स्कैंडियम को छोड़कर और सभी तत्व टाइटेनियम, वेनेडियम से लेकर जिंक तक सभी क्या करें, +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शा रहे हैं। लेकिन स्कैंडियम एकमात्र ऐसा यौगिक है जो +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। क्यों, इसका भी सिंपल सा रीजन है कि स्कैंडियम है, उसकी द्वितीयक व तृतीयक आयनन एंथैल्पी का मान में अंतर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। बहुत कम होने का सिंपल सा कारण है कि इसका जब इलेक्ट्रॉनीय विन्यास देखते हैं तो 3D1 4s2 आता है। अब 4s2 से इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या हो जाएगा, 4s0 3D1। अगर ये 3D1 में जो एक इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट है ये त्याग दे तो इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास किसके समान हो जाएगा, आर्गन के समान हो जाएगा, क्योंकि 3D में क्या आएंगे 0, 4s में क्या होंगे 0। तो अपने कह सकते हैं कि जब ये s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो d ऑर्बिटल में वो एक इलेक्ट्रॉन ही रह जाता है, जिसको वो खुद क्या करता है, त्यागने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉनीय विन्यास किसके समान बनाने की कोशिश करता है, उत्कृष्ट गैस के समान यानी आर्गन के समान बनाने की कोशिश करता है। यानी जितनी एनर्जी अपने 4s2 कक्षा को निकालने के लिए देंगे, 4s कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है को निकालने के लिए देंगे, उसी एनर्जी के साथ क्या हो जाता है, 3D कक्षा का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी निकल आता है। इसलिए ये 4s कक्षा से जो इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं उतने में 3D का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल आएगा। इसलिए +2 ऑक्सीजन अवस्था नहीं दर्शाकर कौन सी ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, 4+3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। रीजन पूछेगा, रीजन सिंपल सा बताना है कि आर्गन के समान इलेक्ट्रॉनीय विन्यास करने के लिए इसकी द्वितीयक और तृतीयक आयनन एंथैल्पी में अंतर कम होने के लिए ये 2 रीजन लिखने हैं, आर्गन के समान इलेक्ट्रॉनीय विन्यास करने के लिए तथा द्वितीयक और तृतीयक आयनन एंथैल्पी के मान में अंतर कम होने के कारण ये +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। और सभी इसके कंपाउंड जो तत्व है, निकल, कॉपर, जिंक सभी दर्शा रहे हैं, लेकिन ये स्कैंडियम एकमात्र ऐसा यौगिक है जो +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फेरस होता है वो Fe+2 की तुलना में Fe+3 ज्यादा सताई है। क्यों, Fe+2 की तुलना में Fe+3 ज्यादा सताई है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास चेक करना है। फेरस का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या होता है, यही होता है। अगर Fe+2 में क्या होगा, 2 s कक्षा के ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, s कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। Fe+3 में क्या होगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, मतलब Fe+3 में तो ये विन्यास बनेगा 3D5 4s0। Fe+3 में कौन सा विन्यास बनेगा, 3D5 4s0, जबकि Fe+2 में कौन सा विन्यास बनेगा, 3D6 4s0। ये विन्यास इस विन्यास की तुलना में क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये अर्धभरित है, ये पुनर्निक्त है, ये अर्धभरित है, ये पुनर्निक्त है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, ये आंशिक भरित है, ये पूर्ण-रिक्त है। अपने को पता है कि अर्धभरित और पूर्ण-रिक्त, आंशिक भरित और पूर्ण-रिक्त की तुलना में क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है। ये विन्यास इस विन्यास की तुलना में ज्यादा स्थायी होने के कारण Fe जो फेरस होता है वो Fe+3 बनाने की कोशिश करता है, न कि Fe+2 बनाने की कोशिश करता है। हाँ, बनाता जरूर है, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये वातावरण में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पहले FeO बना लेगा, लेकिन ऑक्सीजन जैसे इसके और संपर्क में आएगी तो ये